हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस गीतांजलि पाठशाला। तो आज के हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे कि आज हमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या पढ़ना है। आज का न्यूज़पेपर छोटा ही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि संडे है प्रोबेबली। तो आज का हमारा कोट है, व्हेन आई बिलीव इन समथिंग आई एम लाइक अ डॉग विद ए बोन। ये मेरे समय कार्तिक का कोट है। और जब आपको भी इसमें बिलीव रखना पड़ेगा कि आप भी अपने जो टारगेट्स हैं, आपका जो एग्ज़ाम है जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट हो या CUET हो, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम हो, JEE हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको जैसे एक कुत्ता बोन के लेके इतना एक्साइटेड रहता है, आपको भी अपने ऐसे ही मेहनत करनी है, उतना ही एक्साइटेड आपको रहना है। वही आपको आगे बढ़ाएगा वहाँ पे, और आपके जो हर्डल्स हैं उनको आपको क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज के हेडलाइंस, मेन हेडलाइंस आपके सामने है, ठीक है, कुछ इंडियन एक्सप्रेस से और कुछ हिंदू से। और फर्स्ट जो हेडलाइन है, जो कि मेल्टडाउन एट ओवल ऑफिस, जो कि ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, अभी US गए थे, ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट के साथ उनकी कुछ बात हुई थी, तो न्यूज़ में है। साथ में यूरोपियन लीडर्स ने सपोर्ट किया है ज़ेलेंस्की को। तो बस डेवलपिंग स्टोरी है, याद रखेंगे आप इसको। और 3 लैंग्वेज डिबेट, जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अभी न्यूज़ में है, चल ही रहा है। उसको लेके कुछ डेटा है कि डेटा क्या शो करता है कि ओनली 1 आउट ऑफ 4 इंडियन इज ए मल्टीलिंगुअल पर्सन, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं जाके इसको। और बाकी अदर न्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम आज की हमारे न्यूज़ में क्या है कि रशिया और यूक्रेन मिनिस्ट्री मेट एंड राइसिना डायलॉग, ठीक है। तो रशियन और यूक्रेन मिनिस्ट्री जो है राइसिना डायलॉग में आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइसिना डायलॉग है क्या, ठीक है। राइसिना डायलॉग इट इज़ ए एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमी की कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है, और 2016 में पहली बार हुई थी। और कॉन्फ्रेंस को कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि क्या है? जो कि एक थिंक टैंक है, ठीक है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, और किसके साथ में करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। और जो राइसीना डायलॉग जो नाम है, राइसीना एक्चुअली खेल है न्यू दिल्ली के अंदर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप इसको जाके इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं राइसीना डायलॉग के बारे में। और आपको क्या करना है, एक सांग्रीला डायलॉग होता है, ठीक है। एक सांग्रीला डायलॉग एक होता है, वो भी आप जाके देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो आप सांग्रीला डायलॉग आप देखेंगे तो उससे भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। आगे देखते हैं। वाई इंडिया स्टेयरिंग एट एन ओबेसिटी चैलेंज, द हिंदू में आया था, ठीक है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, उन्होंने ओबेसिटी के ऐसे चैलेंज फ्लैग किया है, ठीक है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं? ही हाईलाइटेड दी अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर जो है अलार्मिंगली ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और उनका क्या कहना है कि ओबेसिटी जो है 1 in 8 इंडियन, एक जो भी 8 जितने भी इंडियंस हैं, हर 8 में से कोई एक इंडियन ओबीस है। ओबेसिटी को WHO ने डिफाइन किया है अपने टर्म्स में, क्या बोलते हैं? इट इज़ एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट्स ए रिस्क ऑफ हेल्थ। बेसिकली जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन जो कि हेल्थ को रिस्क करता है आपकी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसे ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। फैट एक्यूमुलेशन बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो उसमें जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसे ओबेसिटी में डाला जाता है। हर फैट एक्यूमुलेशन कोई भी ओबेसिटी में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो NFHS जो है उसके डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ दिखा था, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये जो है, ये सर्वे कौन कराता है, ये आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे आज, ठीक है ना। दिस इज़ योर होमवर्क कि आप देखेंगे NFHS जो सर्वे है ये कौन करवाता है, ठीक है। तो स्पेशली जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जो कि मतलब पेट में एक्सेसिव फैट का जो जमा होना है, स्पेशली अमंग वुमन के अंदर वो ज़्यादा देखी गई है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखी गई है, रूरल एरिया से। बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें, क्योंकि रूरल एरियाज़ में यूजुअली लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वो करते हैं। और अर्बन एरियाज़ में यूजुअली सिटिंग जॉब्स होती हैं, तो अर्बन एरियाज़ में ओबेसिटी ज़्यादा देखी जा रही है। अब फॉर एडल्ट, जो कि एडल्ट लोग हैं, उनके लिए ओबेसिटी की वजह से किस तरीके की दिक्कतें हैं? उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आ रही हैं, कैंसर, डायबिटीज़ और
ऑस्टेरियो एर्थराइटिस, ऐसी बीमारियां उन एडल्ट्स में दिखी गई हैं ओबिसिटी की वजह से। और चिल्ड्रन में क्या दिक्कत आ रही है, चिल्ड्रंस में साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे गए हैं, जिसमें उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर देखी गई है, और उन ऐसे बच्चों के साथ बहुत बार बुलिंग भी होती है। ठीक है, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम भी बन जाती है इनके लिए। ठीक है, तो एडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं ओबिसिटी की वजह से। रीज़न क्या है ओबिसिटी के बढ़ने का? डाइट और लाइफस्टाइल। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि पुअर हैं, वो जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो लोग प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड ए वेरी गुड प्रोटीन रिच डाइट। तो इसलिए जो है पुअर्स में भी ओबिसिटी देखी गई है, और उनको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, अब BMI, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आपके दिमाग में BMI एक आया होगा कि बॉडी मास इंडेक्स जो है, इससे मेज़र किया गया होगा। पर बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, उसको नहीं बताता है। ठीक है, BMI से फैट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलता है। तो आप जाके, अगर किसी को नहीं पता तो आप जाके देखेंगे कि BMI क्या है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे जाके कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? ये एडवोकेट बिल जो है, उसमें जो अमेंडमेंट हो रहे थे, उसको लेके आर्टिकल है। तो अभी उस बिल को गवर्नमेंट ने हटा दिया है पूरा। ठीक है, तो बिल अगर बनता तो फिर इसके ऊपर कुछ बात होती, लेकिन हाँ, आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए इस पूरी स्टोरी में, कि आपको पूरी स्टोरी दे के कि ऐसे ऐसे बिल आया था, बिल में ये चीज़ें थी, ऐसे कंटेंशंस थे, उसको दे के, उस स्टोरी को दे के आपसे मे बी क्लैट जैसे एग्ज़ाम में, ठीक है, क्लैट में ऐसे लीगल रीजनिंग में या करंट अफेयर्स में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो और आपको क्या फंडामेंटल चीज़ें आपको क्या सर्च करनी है, आपको जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना है। ठीक है ना, क्योंकि जो कि एक आर्ग्यूमेंट था जी, जो दो मेजर आर्ग्यूमेंट थे क्रिटिक्स के, कि जो 1961 का एक्ट है, ठीक है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसको ये नया एक्ट अंडरमाइन कर रहा था, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी अंडरमाइन कर रहा था। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको फेडरलिज्म और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये आपको जाके इनको रिवाइज करना है। कहाँ पे? पॉलिटिकल थ्योरी जो आपकी NCERT है, पॉलिटिकल थ्योरी NCERT क्लास 11th या 12th, ये आपको देखने हैं इसको जाके। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? जीन थेरेपी फिर मेपल सिरप यूरिन डिसीज शो प्रॉमिस। ठीक है, तो बेसिकली जीन थेरेपी जो है मेपल सिरप यूरिन डिसीज एक होती है, उसके लिए वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है। तो इसमें इस आर्टिकल से आपको क्या सीखना है कि आपको जीन थेरेपी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जीन थेरेपी होती क्या है। ठीक है, इसे क्या करते हैं? तो बेसिकली जीन थेरेपी जो है जेनेटिक डिफेक्ट्स को, जो कि बर्थ से किसी के अंदर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए होती है। ठीक है, और इसमें क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, कि जो फंक्शनल जीन है वो पर्सन के सेल में और टिश्यू में जहाँ पे डिसीज़ है वहाँ पे डाला जा सकता है उन्हें, और टू कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन जो कि एक्टिव नहीं है, उनको कंपनसेट भी किया जा सकता है। अगर किसी का कोई पर्टिकुलर जीन जो है एक्टिव नहीं है, या कोई चीज़ जैसे कि मे बी आप बोल सकते हैं कि किसी में पेनिसिलिन नहीं बनता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं थ्रू जीन थेरेपी। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो है, आपको क्या पर्टिकुलरली एज ए क्लैट स्टूडेंट और लॉ एंट्रेंस स्टूडेंट, आपको क्या देखना है? आपको इसके अंदर एथिकल इश्यूज भी पता होने चाहिए। ठीक है, जीन थेरेपी तो ये मतलब CUET के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज़ देखनी है कि पता होना चाहिए कि जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है। आपकी NCERT है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें चैप्टर 4 और 5, उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजी की NCERT जो है क्लास 12th की बायोलॉजी, वहाँ पे भी इसका मेंशन है। ठीक है, बहुत ही छोटी टर्म में कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे जीन थेरेपी यूज़ हुई थी। तो एथिकल इश्यूज़ में क्या हो सकते हैं, इनको जाके आपको देखना है कि जीन थेरेपी
को लीगलाइज करने में क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे 3 पेरेंट बेबी होता है, ठीक है, या मतलब डिज़ाइनर बेबी, ये टर्म आपने किसी ने सुना होगा, डिज़ाइनर बेबी, ठीक है। तो डिज़ाइनर बेबी बेसिकली क्या होते हैं कि पेरेंट जो हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, कि जैसे आइज़ ब्लू होनी चाहिए। तो इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या है कि हमने जो है नॉर्मल जो स्टीरियोटाइप है कि ये अगर कोई काला दिखता है तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इनको हमने जनरलाइज कर दिया, इनको हमने माइंड में बिठा दिया कि ये एक प्रॉब्लम है। अगर किसी की हाइट छोटी है तो इट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर कोई काला दिखता है या कोई गोरा दिखता है वो बस एक डाइवर्सिटी का पार्ट है, ना कि वो कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के एथिकल इश्यूज़ जो हैं जीन थेरेपी के अंदर दिख रहे हैं, इन एथिकल इश्यूज़ को आपको जाके पकड़ना है, ठीक है। यही आपके प्रोबेबली एग्ज़ाम के लिए मे बी रेलिवेंट हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे। और बाकी जो है आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी कंटेंट में आपको लगता है कि आपको और इम्प्रूव्ड कंटेंट चाहिए किसी चीज़ में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कुछ भी गलत हुआ है इसमें या कुछ भी गलती हुई है यहाँ पे तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, गुड लक।